नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 इश्यूज़ हैं। एक इशू तो रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि 1 जुलाई से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे ये पता पड़े कि एक्चुअल में गरीबी का क्या लेवल है और इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है। दूसरा चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो कि रशिया पर जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैन लगाया है, उसके जस्ट उलट एशियन कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना ने अपनी क्रूड ऑयल इंपोर्ट की क्वांटिटी रशिया पर जो डिपेंडेंट है उसको बहुत ज़्यादा राइज कर लिया है। इसके अलावा और हम हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आर्टिकल हम देखेंगे। और एक आर्टिकल है ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन से रिलेटेड। तो ये 3 इश्यूज़ हैं, तीनों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है लेट देयर बी डेटा। देखो, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि न्यू हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। इसमें 7, 30, 365 डेज़ ये 3 स्लॉट्स में डिवीज़न होगा और सर्वे किया जाएगा हाउस होल्ड्स में। गाँव में देखा जाए तो गाँव में लगभग 1.25 लाख फैमिलीज़ का सर्वे होगा और शहरों में लगभग 84,000 फैमिलीज़ का सर्वे होगा, जिससे ये पता किया जाएगा कि वाकई में उनके यहाँ पर क्या खर्चा किया जाता है, एक जने पर कितना खर्चा हो रहा है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। इससे एक पता पड़ जाएगा ना हमें कि वाकई में कहाँ पर हम जी रहे हैं, कि क्या लेवल है कि हाउस होल्ड जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में कितना सक्सेसफुल है कि नहीं। पिछला जो सर्वे था वो देखो 2011-12 में हुआ था, उसके बाद में 2017-18 में हुआ था। 2011-12 वाला सर्वे था वो तो देखो फिर भी गवर्नमेंट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक डोमेन में भी रिलीज़ किया था और उसका यूज़ भी किया था पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। बट 17-18 वाला सर्वे था ना, उसको पब्लिक डोमेन में रिलीज़ नहीं किया और ये कह दिया कि डेटा क्वालिटी अच्छा नहीं है, इस वजह से हम इसको सर्वे को पब्लिक में लॉन्च नहीं करेंगे। तो 2011-12 से लेकर अब तक 10 साल से ज़्यादा का टाइम बीत गया है, प्रॉपर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से अगर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट भी की जाती है, क्योंकि देखो अगर कोई आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हो गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, तो ऐसे में आपके पास में जब तक प्रॉपर टारगेटेड मैनर में डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो पॉलिसी जो है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में अभी जो डेटा सर्वे होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पुअर्टी लाइन की एस्टिमेशन का हमें पता पड़ जाएगा कि वाकई में गरीबी रेखा के नीचे कितने परिवार जी रहे हैं जो कि अपनी डेली रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फिर पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी, जो भी स्कीम बनाई जाएगी गवर्नमेंट की, मान लो कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम बना रही है गवर्नमेंट, तो उसको टारगेट मैनर में बनाया जा सकता है कि इतनी फैमिलीज अभी भी इतनी डेप्रीवेशन का शिकार है, उनको प्रोटीन इनटेक में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल नहीं हो रही है उनकी। तो ऐसे में वो टारगेट बना करके पॉलिसी फॉर्मुलेट करना इफेक्टिवली काम करेगा। नहीं तो फिर केवल दूर दूर से केवल काम चलता रहेगा, यूँ लगेगा कि हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी तो बना रही है, पैसा भी बहुत अलोकेट कर रही है, बट आउटकम कुछ मिलेगा नहीं। तो गरीबी जो कि बहुत बड़ा मेनेस है हमारी इकोनॉमी के लिए, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए तब से लेकर अभी तक, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए डेटा पर रिलाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो बिना डेटा के आप एक्चुअल में जो चाहते हो कि इकोनॉमी भी ग्रो करे, लोग भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, गवर्नमेंट जो स्कीम बनाए उसका इफेक्टिव आउटपुट भी हमें मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है डेटा की अवेलेबिलिटी। देखो करंट जो वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब जो कमी है डेटा की अवेलेबिलिटी की, वो 2011-12 के बाद में लगातार बनी हुई है, जो कि हमने ऊपर बात कर ली। 2011-12 का तो टाइम ही ऐसा था जिस टाइम पर एक तो जो 10 साल से हम सेंसस कंडक्ट कराते हैं वो हो गई थी। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी करा दिया था। इसका कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आई जब गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की। फॉर एग्जांपल, स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स जिनको अलोकेट करने थे उनके लिए फंडिंग देनी थी, तो आपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का यूज़ कर लिया। गाँव में आपको जो आपने जो स्कीम चलाई जिनके तहत आप हाउसिंग की फैसिलिटी कर रहे हो, घर प्रोवाइड कर रहे हो, उनका पता करना, एलपीजी सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें, उज्ज्वला स्कीम इनकी बात कर रहे हैं हम, सौभाग्य स्कीम इनकी, ये स्कीम्स क्यों इंप्लीमेंट हो पाई इतनी एक्यूरेटली और इतने सही तरीके से? इसके पीछे कारण क्या है? डेटा आपके पास अवेलेबल था। पर
आज की रियलिटी कोविड के बाद में जीएसटी आउटब्रेक, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, कोविड, यूक्रेन रशिया वॉर, इन सारी परिस्थितियों को देखो जिसकी वजह से महंगाई भी कितनी हाई लेवल पे चल रही है। इनको देखते हुए आज का हमारे पास में रियल सिनेरियो होना जरूरी है, जिससे कि आने वाले टाइम की, चाहे हम कल ही क्यों ना स्कीम बनाए, उसके लिए प्रॉपर डेटा अवेलेबल हो सके। ठीक है, आज हम देखें तो एक हाउस होल्ड में प्रोटीन इंटेक कितना हो रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, ये चीजें पता होनी जरूरी है, जिससे पता पड़ेगा कि वाकई में कितना और हमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, जिससे कि हमारे समाज में चल रही बुरी परिस्थितियों को हम ठीक कर सकें। कोविड अब धीरे धीरे हट रहा है, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ में सेंसस का होना भी टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें पता पड़ेगा कि जो रिसर्चर्स हैं ना, जो अपने अपने आइडियाज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजर्स हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, वो इफेक्टिवली अपने हिसाब से काम कर सके। एक तरफ देखो कि अभी ये डेटा अनअवेलेबिलिटी की वजह से प्राइवेट सर्विस पे डिपेंड करना पड़ता है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, या फिर नीलसन IQ, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि साल में दो तीन बार सर्वे करवाते हैं, और इन सर्वेज से फिर बाद में जो डेटा कलेक्ट होता है गवर्नमेंट उस डेटा पर रिलाई करती है। जब ये सर्वेयर ही साल में 3 सर्वे करा सकते हैं, तो राइटर लास्ट में एक चीज ये भी बोलते हैं कि जब CMIE, नीलसन IQ ये ही जब साल में 3 सर्वे करा सकते हैं, तो NSO क्यों नहीं करा सकता? NSO क्यों 5 साल तक इंतजार करता है? क्योंकि NSO के द्वारा जो ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो करवाया जाता है ना, ये क्विनक्वेनियल फ्रेमवर्क पे काम करता है, मतलब 5 साल के फ्रेमवर्क पे काम करता है, और उसमें भी ये देखा जाता है कि नॉर्मल ईयर्स में हम सर्वे कंडक्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 सालों में डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड, यूक्रेन रशिया वॉर, इन चीज़ों ने मिलकर के इतना ज़्यादा इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाया है। इसके चलते गवर्नमेंट के पास एक्सक्यूज था कि भाई अभी एबनॉर्मल सिचुएशन है, इसलिए हम सर्वे नहीं करा सकते। बट अभी जो सर्वे कराने की शुरुआत की जा रही है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और सर्वे आप 5 साल में एक बार क्यों कराते हो, जब प्राइवेट सेक्टर में ही सर्वे साल में 3 बार हो रहे हैं, जबकि वो 2.25 लाख से 2.5 लाख के लगभग हाउस होल्ड्स को सर्वे कर रहे हैं। तो आपके पास में तो जो क्वेश्चन आयर होता है, जो फ्रेमवर्क आप लेकर के जाते हो फैमिलीज के पास में, क्वेश्चन पूछते हो कि कितना आपकी इनकम है, प्रोटीन इंटेक कितना है, सब्जी कितने दिन में कितने बार खरीदते हो, दूध का क्या क्या हिसाब किताब है, वो सारे सर्वे करने का जो तरीका है आपका, जो क्वेश्चन आयर है, वो आपका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर है। तो एक्चुअल में NSO जब अपना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे करेगा तो बोले एक ब्रॉडर पिक्चर निकल के आएगी। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा हमें प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस से भी लर्न करने की जरूरत है। ठीक है, 5 साल तक इंतजार ना करके एक फ्रीक्वेंट सर्वे अगर होता रहे, तो उससे बेनिफिट होगा क्या कि इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज बनेगी और उनका आउटकम भी हमें अच्छा मिलेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू रूल्स फॉर ए न्यू गेम। आर्टिकल को लिखा है समीर बारडे ने। इनका ये कहना है कि देखो, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो आज के टाइम पर मनोरंजन का सबसे बड़ा एक तरीका बन गया है, वो भी तब जब हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं। ठीक है, इंटरनेट पेनिट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स हैं, ज़्यादा महंगे स्मार्टफोन्स नहीं आते, साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लगातार अपडेट होता चला जा रहा है। तो इस वजह से एंटरटेनमेंट में लोगों का जो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन गेमिंग में जो एंगेजमेंट है, वो पैसिव ना होकर के एक्टिव है। इसके थ्रू लोग पैसे भी कमा रहे हैं, एक ये भी पॉइंट बनता है। चाहे ई स्पोर्ट्स हो, ऑनलाइन कैजुअल गेमिंग हो, या फिर रियल मनी गेमिंग हो, इन सब में पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। 2019-20 का डेटा ये कहता है कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग जो है उसमें ग्रोथ देखी गई 35%, जो कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजॉन प्राइम, ये या टेलीविज़न या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनकी ग्रोथ से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। आज हमारे देश में नहीं तो लगभग 42 करोड़ आपके पास में ऑनलाइन गेमर्स हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। तो इस केस में हम ये डिसरप्शन जो हम देख पा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के बेसिस पे, इस डिसरप्शन को होल्ड करना, टैकल करना ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लैंकेट बैन लगा दोगे इन पे। देखो, हमारे यहाँ पर एक तो एम्बिग्यूटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक तो होती है ऑनलाइन गेमिंग और एक होती है गैम्बलिंग। तो दोनों में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गैम्बलिंग का मतलब आप जुआ खेल रहे हो, गेमिंग का मतलब आप अपनी स्किल्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि हम ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात करें तो उसमें
एक इंडिविजुअल अपनी स्किल अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हो, ब्रिज खेल रहे हो, रमी खेल रहे हो, पोकर खेल रहे हो, इसमें आप अपना ब्रेन अप्लाई करते हो, ठीक है, और साथ में आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ कंपीट करते हो। ऑनलाइन ही होता है, पर वहां पर आप अपना ब्रेन अप्लाई करते हो। इसका मतलब स्किल्स की तो रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ जो गैम्बलिंग होती है उसको थोड़ा हम समझे, उसमें केवल गेम ऑफ चांस होता है। गेम ऑफ चांस का मतलब कि एल्गोरिदम किधर लेकर के जाएगी वो देखने वाली बात है। केवल आप तो तुक्का लगाओ, अगर लग गया तो जीत गए, नहीं लगा तो हार गए। तो ऐसे में कौन कौन से गेम्स हैं, जैसे रोलेटे हो गया, हो सकता है मैं प्रोनाउंशिएट गलत कर रहा हूं, तीन पत्ती हो गया, डाइस हो गया, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमने बटन दबाया, अब डाइस कितना घूमेगा वो डिपेंड करेगा उस ऑनलाइन गेम को डिजाइन करने वाली एल्गोरिदम पे, जिस कैलकुलेशन के बेस पे आपने वो तैयार किया है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे तो हम प्रॉपर रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक तो पॉइंट ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि भाई एम्बिग्यूटी जो है उसको क्लियर करो कि वाकई में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है, ठीक है। और ऑनलाइन गेमिंग जो है जिसमें स्किल सेट आप अप्लाई कर रहे हो, अपना ब्रेन, अपना दिमाग अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, वो बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोटेक्टेड भी है, ठीक है। तो ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने की बजाय प्रॉपर रेगुलेट करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में गैम्बलिंग जो है उसको देखो स्टेट लिस्ट में डाल रखा है। गैम्बलिंग का मतलब जुआ हो गया। अब ऐसे में देखो स्टेट्स जो है उनको पावर मिली हुई है कि वो गैम्बलिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। पर इस चीज के लिए हमें ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग और गैम्बलिंग के अंदर जो डिस्टिंग्विश है या जो गैप है इसको समझना होगा। नहीं तो क्या होगा, गैम्बलिंग का नाम लेकर के आप ऑनलाइन गेमिंग जिसमें स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है उसको भी आप बैन कर दोगे, जो कि ठीक बात नहीं होगी। कारण क्योंकि ये एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज का मतलब कि इस सेक्टर में पोटेंशियल है जो कि आने वाले टाइम पर लगातार बढ़ेगा, जॉब भी क्रिएट होगी, तो लोगों को एंटरटेनमेंट के थ्रू कमाने का भी मौका मिलेगा। अपने आप में आप देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये कहता है, इसमें ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम देखें तो गेम ऑफ स्किल्स जो है उनको अलाउ किया जाता है, लेजिटिमेट किया हुआ है। बट कुछ ऐसे स्टेट्स के द्वारा एक्शन लिए गए हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु गेमिंग एंड पुलिस लॉ 1930 में ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया। अब आप देखो कि एक तरफ तो गेम ऑफ स्किल है, एक है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस का मतलब क्या हो गया कि आप बात करते हो कि इसमें केवल और केवल आपका लक काम करता है, और गेम ऑफ स्किल का मतलब कि आप कितना अच्छे से खेल रहे हो। तो दोनों में गैप तो होना ही चाहिए ना। बट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दोनों को बैन कर दिया। फिर मुद्दा पहुंचता है मद्रास हाई कोर्ट में। अगस्त 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये जो प्रोविजन था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। बोले कि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है और जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो तमिलनाडु गवर्नमेंट को कहा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस तरीके से कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि एक तो स्किल हो गया और एक गैम्बलिंग हो गया, दोनों को आप मिक्स मत करो, दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट को एक सोच समझ करके प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की जरूरत है, रेगुलेटर फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। अब देखो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक 4 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें ये देखना है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, उससे संबंधित रेकमेंडेशन और कैसे लॉज हम तैयार करें जिससे कि जो गेमिंग है उसका रेगुलेशन भी हो और इलीगल एक्टिविटीज को बैन भी किया जा सके। तो ऐसे में ये कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहां पर इररिस्पॉन्सिबल गेमिंग के भी इश्यूज देखने को मिले हैं, एडिक्शन भी लोगों को लगने लग गया है, एल्गोरिदम में बायसनेस देखने को मिली है कि भाई गेम चल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग आपने स्टार्ट कर दी। अब ऑनलाइन गेम है तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है। सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए आप सॉफ्टवेयर की वर्किंग के लिए एक एल्गोरिदम भी तैयार करते हो, एक प्रोसेस भी तैयार करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होती हैं। उनमें अगर डिजाइनर ने कोई डिफेक्ट छोड़ दिया जानबूझ करके, और वो डिफेक्ट कैसा है जो कि उस ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को बेनिफिट करे, ठीक है, जिसने वो वहां पर डिजाइनिंग की है सॉफ्टवेयर की, तो इन चीजों को चेकआउट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये 4 मेंबर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जो कि बहुत बड़ी चीज, बहुत अच्छी बात है, वेलकमिंग चीज है। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या निकल के आता है, एक स्ट्रक्चर्ड गेमिंग लॉ आना चाहिए जो कि जो स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स को तो अलाउ करे, और जो लोग गलत तरीके से, इलीगल तरीके से और
एक कहता है ना गेम ऑफ चांस वाला जो पॉइंट था, गेम ऑफ चांस में जो लोग जा रहे हैं उनको आप अच्छे से आड़े हाथ ले सको, उनको अच्छे से टैकल कर सको। गेमिंग रिस्पॉन्सिबली हो, सेफली हो, ट्रांसपेरेंटली हो, सिक्योरली हो, इन चीजों को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर कानून का होना जरूरी है। ब्लैंकेट बैन अगर कर देंगे ना, तो जो लोग अभी लेजिटिमेट ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब कि कुछ समय के लिए एक ऑपरेशन कंडक्ट करवाने, मतलब गेमिंग लॉन्च होगी, कोई भी नया गेम लॉन्च होगा और वहां पर वो यूजर्स पहुंच जाएंगे और फिर वो यूजर्स वहां पर इलीगल एक्टिविटीज में भी इंडल्ज हो जाएंगे। भाई सीधी सी बात है, लोगों को पता तो पड़ गया कि गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग बहुत फेमस है और चल रही है। अब जो लोग ऑनलाइन गेमिंग में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अगर उन लोगों को आप ये कह दो कि भाई आज से ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया जा रहा है, तो वो लोग तो रास्ता ढूंढेंगे ही ना कि कल तक तो हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, आज हमारे को पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा है, हमारे को एंटरटेनमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो फॉर इलीगल एक्टिविटीज में या फिर जो इलेजिटिमेट ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम्स हैं उन पर भी वो अपने आप को लॉन्च कर देंगे, जो कि फिर बाद में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इसलिए क्या जरूरत है, एक प्रॉपर प्रोग्रेसिव पॉलिसी फॉर्मुलेट करो जिससे कि मॉनिटरिंग भी हो और मेनेसेस जो भी है, गलत चीजें जो भी हैं, इररिस्पॉन्सिबल गेमिंग है, उसको आप मिटिगेट भी कर सको, रोक सको, है कि नहीं। इसके अलावा एक रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को हमें प्रमोट करने की जरूरत है। इसके लिए एक सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट बने, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के लिए एक सेल्फ रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि कोई भी गेमिंग कंपनी जब भी यूजर्स को एनरोल करे तो उसके लिए गवर्नमेंट एक ऐसी रेगुलेशन कर दे कि केवाईसी, एक जो आपका कस्टमर है, नो योर कस्टमर, उसकी पूरी डिटेल आपके पास में हो। एसएसएल लेवल इंक्रिप्शन, जैसे आप देखते हो GoDaddy का इनका एडवर्टीजमेंट आता है कि किस तरीके से सिक्योर बना सकते हो आप अपनी वेबसाइट को, आप अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन बेसिस की अगर बात करें तो वो एसएसएल लेवल इंक्रिप्शन, जिससे कि एनकोडिंग अच्छे से हो सके। इसके अलावा रिस्क फ्लैगिंग मैकेनिज्म, कि भाई कहीं पर अगर थ्रेट लगे यूजर को तो वहां पर पता पड़ जाए कि हाँ भाई यहां पर आप इस लेवल में या इस पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंटर होगे तो आपकी ये इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाएगी जिसका आगे रिस्क भी बनता है। तो ऐसे में यूजर सोच समझ करके काम करेगा। डेली और मंथली बेसिस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि हाँ भाई, जैसे चाइना में ये किया हुआ है कि भाई इतना गेमिंग आप खेल सकते हो, 2 घंटे, 1 घंटे, ठीक है। चाइना में 3 घंटे फिक्स है वीकली, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये कम से कम आज के 6-7 महीने पहले का रेगुलेशन है चाइना में। चाइना ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट होने वाली कंपनी, पर खैर हफ्ते में अगर 3 घंटे कर दोगे और उसमें भी फ्राइडे वाला दिन है, समथिंग ऐसे कुछ रिजर्व कर रखा है उन्होंने, तो वो बहुत कम हो जाएगा। तो उस केस में टाइम भी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सेल्फ एक्सक्लूजन, कि भाई कोई भी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन गेमिंग प्रमोट कर रहा है वो अपने हिसाब से जो इलेजिटिमेट कंटेंट है उसको हटा भी दे, ये भी उसकी एक ऑब्लिगेटरी प्रोसेस में डाल दिया जाए। साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंसेस है, फॉर एग्जांपल यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो उन्होंने देखो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए अपने खुद के प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे हैं, लॉज बना रखे हैं, रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स रेडी कर रखे हैं। तो क्यों ना हम उनसे लर्न करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न करके हमारे यहाँ पर भी एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को हम प्रमोट करें। जो गलत काम करे उसको वीड आउट करो, जो अच्छे से सही तरीके से काम करें उनको कॉपरेट करो, रेगुलेट करो, मॉनिटर करो, और अगर कोई मैनेज फिर आता है तो उसको मिटिगेट करो। इस तरीके से क्या हो सकती है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो भी कंटिन्यू रह पाएगी और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का भी तो पॉइंट बनता है ना भाई, सीधा सीधा, है कि नहीं। इसके लिए क्या किया जाए, गवर्नमेंट, ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स, इंडस्ट्री, इन सब का कोलैबोरेशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग स्टैब्लिश होना चाहिए, जिससे कि एक इंडस्ट्री के ऑपरेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर हो सके, कैसे आप सेफ्टी मेजर्स बना सकते हो, क्या लॉ में प्रोविजन करनी चाहिए वो बना सकते हो, क्या रेगुलेटर की पावर होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को आप एक्सक्लूड करोगे कि भाई ये ऑनलाइन गेमिंग में नहीं आएगी। दैट मीन्स एक तो होता है गेम ऑफ स्किल और एक होता है गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ चांस को आप कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो, उसके लिए एक प्रॉपर मैनर में थॉरो डिस्कशन होना जरूरी है। तो ये बात बताई गई है राइटर के द्वारा। ये ई गेमिंग फेडरेशन के सीईओ हैं राइटर जो हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है पावरिंग आवर फ्यूचर। आर्टिकल को लिखा है मेनका गुरुस्वामी जी ने। इनका ये कहना, आज की परिस्थितियां हम देखें तो दुनिया में क्रूड ऑयल जितना रोल प्ले कर रहा है उतना शायद प्यार भी ना करे। नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे कच्चे तेल को निकाला जाता है अर्थ से, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके और उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उसका जेट फ्यूल तैयार किया जाता है, उससे हीटिंग ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि फिर बाद में कंज्यूमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल करता है अपनी रिक्वायरमेंट से। मतलब जैसे हम पेट्रोल, डीजल या केरोसिन या नेचुरल गैस जो भी है वो हम अर्थ से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करके हम गेन करते हैं कच्चे तेल के प्रोसेस के बाद में। तो ऐसे में इन सभी का रोल आता है कि हमारे रिक्वायरमेंट जो है उसमें जो असेंशियल गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, इनकी रिक्वायरमेंट भी इनसे पूरी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसको कंज्यूमर तक जाने। और ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल एनर्जी पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आपको पता है जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तो वेस्टर्न कंट्रीज ने लगातार रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं। ठीक है, रशिया पर सैंक्शंस लगाने का पॉइंट क्या है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो अभी तो फिर भी सैंक्शंस लगा दिए और सैंक्शंस लगातार लगाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, मेनली तो यूरोपियन कंट्रीज और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप देखो कि यूएस और यूएस का इन वेस्टर्न कंट्रीज का रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रही है क्रूड ऑयल की, अगर हम बात करें तो उस चीज़ को वो लगातार रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया कि रशिया पे सैंक्शन, रशिया सप्लाई नहीं कर पाएगा तो इस पे इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा, तो रशिया जो है वो यूक्रेन में ज़्यादा लड़ाई को एक्सरबेट नहीं कराएगा, बढ़ाएगा नहीं ज़्यादा। तो ऐसे में ये पैंतरा लगाया गया उन्होंने। आज के टाइम की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल की बात कर लो, ग्लोबल मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का सऊदी अरब के बाद में रशिया। ठीक है, आज रशिया की बात करें तो यूरोप जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है ना, उसका 60% तो रशिया अकेला सप्लाई करता है। इसका मतलब रशिया सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई किसको करता है? यूरोप को, दूसरे नंबर पे चाइना को। आज जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, अब यूरोप तो हो रहा है डिक्लाइन, और चाइना और इंडिया को क्या कमिटमेंट दिया है रशिया ने कि आपको कंसेशन रेट पे सस्ती दरों पर हम आपको क्रूड ऑयल दे देंगे। तो ऐसे में क्या है कि रशिया पर जो इंपैक्ट पड़ना चाहिए इन सैंक्शंस का वो नहीं पड़ रहा है। भाई सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस राइज होने की वजह से हमें महंगा तेल खरीदना पड़ता है, और हमें महंगा तेल खरीदना पड़ता है तो भाई सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पर महंगाई पड़ेगी। महंगाई, हम गरीबी में पहले फंसे पड़े हैं, हमारी जनता परेशान है, तो इस केस में हम क्यों महंगा तेल खरीदें? तो हमने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रशिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और यही हमारा आर्ग्यूमेंट है कि भाई हमारे देश में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, ऐसी परिस्थितियों में महंगाई को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में हमें अगर सस्ता तेल कोई देगा तो हम उसको खरीदेंगे। एग्जैक्टली वही हमने किया कि जब से यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी तरफ से रशिया पर सैंक्शंस बैक टू बैक लगाए, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार ऑयल की प्राइस राइज हो गई और रशिया को कोई इंपोर्टर मिला नहीं। तो ऐसे में हमने क्या कर लिया, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रशिया से ऑयल मंगवा लिया, और वो हम मंगवा भी रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो बाइडन, इधर देखो वेस्टर्न कंट्रीज में और क्या हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर देखें तो यूएसए में वहां पर लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वहां के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट भी राइज किया है। तो ऐसे में वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो एलपीजी गैस है या फिर जो भी नेचुरल गैस है उसका कंजम्पशन अच्छा खासा आजकल एनर्जी रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उन्होंने गैस टैक्स को भी बंद किया है एक बार, कि चलो ठीक है एक बार गैस टैक्स हॉलीडे करते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो अमेरिका में जो गैस कंजम्पशन है ना, उसमें जितनी कॉस्टिंग एक कंज्यूमर को पे करनी होती है उसका 1/3 तो केवल टैक्स ही जाता है। तो ऐसे में ये रिलैक्सेशन वहां पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ करें तो हमने तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रशियन क्रूड ऑयल को हमने इंपोर्ट किया। आप देखो फरवरी 24 2022 से लेकर अभी तक हमारा जो रशिया से इंपोर्ट होता था ना ऑयल, उसको हमने 25 गुना तक बढ़ा लिया है। ये बात बोली गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका के दोनों न्यूज़पेपर्स हैं, उनके द्वारा ये बात बोली गई है। इसके अलावा हम रशिया से क्रूड ऑयल मंगा करके उसको रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल इनमें तैयार करके, और यूरोप और दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, देखो जी बात ऐसी है, रशिया से सस्ता तेल आता है तो हम महंगाई को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हैं। दूसरी तरफ क्या है कि रुपी लगातार डिक्लाइन करता चला जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो इस केस में रशिया जो है वो रुपी में ही पेमेंट ले रहा है। ये इस आर्टिकल में नहीं बताया हुआ है, रशिया को हम पेमेंट रुपी में ही कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ऐसे में हमें इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो क्या हम पागल हैं जो हम महंगी चीजें खरीदेंगे? कस्टमर का बिहेवियर यही होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात अगर करें तो इंडिया का बिहेवियर सीधी सी बात है नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आज अगर देखा जाए
ऑयल एंड कोल दोनों की सप्लाई में रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर वो रीजनेबल प्राइस पर हमें अवेलेबल कराएगा तो क्या हम पागल हैं जो महंगी चीज खरीदेंगे? तो एग्जैक्टली वही चीज हमने हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए की है, जो कि हमारे लोगों के लिए फेवरेबल हो। पिछले टाइम में जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, तब से चाइना ने भी लगभग 28% तक अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो रशिया से हो रहा था उसको 28% राइज कर दिया है। रशिया जो यूरोप को एक्सपोर्ट करता था पर क्रूड ऑयल, उसमें लगभग 5.5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से कमी आई है, जबकि एशिया में 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से राइज देखने को मिला है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल कंज्यूमर इंडिया एंड चाइना दोनों ने रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी राइज कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने और भी सैंक्शंस अनाउंस किया, जैसे कि जो शिप्स रशिया से क्रूड ऑयल लेकर के और इंटरनेशनल मार्केट में लेकर के जाते हैं, बोलो उन शिप्स को हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उन शिप्स का इंश्योरेंस नहीं करेंगी। अब देखने वाली बात यह है कि आज के टाइम पर जो भी क्रूड ऑयल रशिया से इंडिया की तरफ आता है, जिन भी शिप्स में लोड होकर के, उन शिप्स की इंश्योरेंस कौन कर रही है? यूरोपियन कंपनीज। अब अगर वो यूरोपियन कंपनीज इंश्योरेंस नहीं देंगी तो इसका मतलब क्या हो गया? यूरोपियन इंश्योरेंस सेगमेंट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखने वाली बात है इसका इंपैक्ट क्या आता है रशिया की इकोनॉमी पर और दूसरा ग्लोबल इकोनॉमी पर। क्योंकि भाई जनरल इस तरीके से आप इंश्योरेंस को बंद कर रहे हो कि जो रशिया से कोई भी लेन देन जो भी कंट्री कर रहा है उस कंट्री पर जाने वाले उन शिप्स की इंश्योरेंस यूरोपियन कंपनीज नहीं करेगी, तो उन कंपनीज को भी तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही ना। दूसरी तरफ कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और यूएसएसआर दोनों आमने सामने की पार्टीज थी, बट आज की परिस्थितियों में ये दोनों कहीं ना कहीं ड्रामेटिकली डिक्लाइन कर रही है। यूएसए में रिसेशन की सिचुएशन बन रही है, कारण कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए वहां के फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट राइज किया, जिसकी वजह से अब डिमांड को कर्ब किया जा रहा है, तो ऐसे में वहां पर मंदी के चांसेस बन गए हैं। जबकि दूसरी तरफ रशिया, इस पर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए इंक्लूडिंग यूएसए, तो ऐसे में रशिया की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है। इसका फायदा मिल रहा है चाइना को। चाइना रिलेटिवली ग्रो कर रहा है। अब चाइना रिलेटिवली ग्रो कर रहा है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड आजकल एनर्जी सिक्योरिटी पे हम फोकस कर रहे हैं, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना की जो पकड़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, वो बढ़ती चली जा रही है और चाइना इसका बेनिफिट भी पूरा उठा रहा है। अब इस केस में हम चाइना पर 100% रिलाई कर सकते हैं क्या? आज अगर बैटरी प्रोडक्शन की बात की जाए ना, तो चाइना और साउथ कोरिया दोनों हब बन के निकल कर आ रहे हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने में। तो ऐसे में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़ करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना, तो इसका मतलब क्या है कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी तो हर कोई कंट्री चाहता है, इंडिपेंडेंसी क्रूड ऑयल से। कारण कि एक तो क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा आ गया, और दूसरा इस तरीके से अगर कोई वॉर हो जाता है तो सबसे पहले ये इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और उसमें एनर्जी सिक्योरिटी सबसे पहले स्टेक पे लगती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हर कोई कंट्री चाहता है कि हम सेल्फ रिलायंट बने। दूसरी तरफ चाइना से अगर हम इलेक्ट्रिक बैटरीज मंगवाते हैं, तो दूसरी तरफ हम जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जहां पर हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना फिर हमें कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है। एक तरफ तो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं कुछ भी रिक्वायरमेंट की, चाहे फिर वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि ड्रग बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हम चाइना से, फर्टिलाइजर की बात हमने कल की थी, कितना इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से। तो ऐसे में चाइना पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के भी डिपेंडेंट हो जाए तो ये चीज़ हमारे लिए रिस्की हो जाएगी। हमें एक तो इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पर तो रिलाय करना है ही, इसके अलावा हमें सेल्फ रिलायंट भी होना होगा। कम से कम मोबिलिटी की हम बात करें, और इसमें मेन कौन है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसकी बैटरीज। इसके लिए हमें हमारे फ्यूचर को सेव करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करके ही फुलफिल कर सके। नहीं तो यूक्रेन से हमने फिर क्या सीखा? यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया, प्रॉब्लम वहां हो रही है, रिजल्ट हमें भुगतना पड़ रहा है महंगाई का, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी खतरे में आ रही है। तो क्यों ना हम हमारा खुद का बैटरी प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रोडक्शन के लिए जो फैक्ट्रीज हैं, वो हमारी यहां पर लोकली हम इंड्यूस करें। इसका फायदा हमें फिर लॉन्ग टर्म में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 आर्टिकल्स थे, तीनों हमारे यहीं खत्म है। अब आपको मैं बता दूं, कल का जो न्यूज़पेपर वो मैंने शेयर कर दिया, तो आरबीआई वाला जो हमारा बचा हुआ आर्टिकल है ना, वो आप खुद से कर लेना। ओके, और एक चीज़, आज का अगर ये जो हमारा न्यूज़ सेक्शन वाला जो वीडियो आता है, वो अगर आज नहीं आए तो फिर मैं वो कल डिस्कस करूंगा। आज दोपहर में मुझे कहीं जाना है, और हो सका तो मैं वीडियो बना के जाऊंगा। बाकी अगर नहीं आए तो पैनिक मत होना, कल मिलेगा फिर आपको वीडियो। ठीक है, थैंक यू।